हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 6 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं मैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन तक। ये चैप्टर है आज हमारा। तो इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? घूमने के भी कई सारे कारण हैं, वो सब बताए जाएंगे इस चैप्टर में। कि जो आरंभिक मानव था, आरंभिक मानव जो शुरुआती मानव था, शुरुआती मानव जो जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता गया है। तो उस मानव के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, एक पशुवत रहता था वो। अब इसको देखते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक बोलते हैं शिकारी को। और खाद्य संग्राहक जो अपने खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करता हो, इकट्ठा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना मतलब। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं हम उसे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का संग्रह करते थे तो इस वजह से उन्हें खाद्य संग्राहक और आखेटक बोलते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां इकट्ठे, अंडे आदि इकट्ठे किया करते थे। वो इन सब चीज़ों का संग्रह करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब इन कारणों का हम अध्ययन करेंगे वन बाय वन कि पहला कौन सा कारण था, दूसरा कौन सा कारण था, मतलब क्या क्या कारण रहे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। यात्रा हम आज भी करते हैं, लेकिन वो किस लिए करते थे? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो अगर वो एक जगह रहते, एक जगह ही रहते, तो एक जगह रहते रहते कुछ दिनों में आसपास की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो ख़त्म हो जाती। अब ख़त्म होने के बाद फिर उन्हें और भोजन की तलाश में जाना पड़ता था, तो इधर से उधर उन्हें जाना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि भोजन वहाँ पे समाप्त हो गया। फल फूल पत्तियाँ वो ख़त्म हो गई वहाँ पे। जानवरों का शिकार करते थे, जानवर भी ख़त्म हो गए, इसलिए उन्हें आगे जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो जो इंसान हमारा वो मांसाहारी थे, वो हमारे जो प्रारंभिक जो मानव था वो मांसाहारी भी था, तो वो जंगली जानवरों का शिकार करता था। तो जंगली जानवर मानो यहाँ से वो भी अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनका शिकार करने के लिए मानव भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। अब इसके आगे देखते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। पेड़ों में जो है फल फूल हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ऐसा है कि जो फल फूल आते हैं वो एक सीजन होता है उसका, फल आने का, फूल आने का। तो अब मानो जिस सीजन में जिस स्थान पे आते हैं तो उस स्थान पे जाते हैं, वो लोग जाते थे तो जाते होंगे, मतलब
मानो कि किसी स्थान पे जनवरी फरवरी में या मार्च में फल फूल मिलते हैं, तो उस स्थान पे जनवरी फरवरी मार्च रहेंगे, इसके बाद फिर अन्य स्थान पर चले जाएंगे फिर फल फूल की तलाश में। तो वो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, यद्यपि कुछ नदियां हैं ऐसी और झील हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता, वो सदाबहार होती हैं। लेकिन कुछ झीलों का पानी ऐसा होता है कि जो बारिश पे निर्भर रहता है, तो रेनी सीजन में उनमें पानी होता है और उसके बाद नहीं होता है, झीलों में भी नदियों में भी। तो जैसे है इसमें लिखा है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो मानो किसी नदी के या झील के किनारे लोग रह रहे हैं, पानी है, बारिश के मौसम में पानी उसमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, तो उसके बाद में जब बारिश का मौसम ख़त्म होगा तो वो झीलें और नदियां भी सूख जाएंगी, तो उसकी वजह से उनको फिर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा पानी की तलाश में, क्योंकि बिना पानी के किसी भी प्राणी का जीवित रह पाना संभव नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो हमारा आरंभिक मानव था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में देखते हैं। पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविद पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो पुरातत्वविद हैं कि जिनका आखेटक और खाद्य संग्राहक ये प्रयोग करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। वो पत्थरों के भी औजार बनाते होंगे, लकड़ियों के भी बनाते होंगे और हड्डियों के भी औजार बनाते होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, मतलब लकड़ियों और हड्डियों के औजार तो ज़्यादा बच नहीं पाए, लेकिन जो है पत्थरों के औजार अभी भी बचे हैं, तो वो खुदाई में मिले हैं वो औजार हमें। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजार ऐसे थे कि जिनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो भाले और बाण, तो उनमें आगे बारीक जो चोंच वाले वो पत्थर के हथियार वो लगाए जाते थे। आगे पत्थर, नुकीला पत्थर आगे लगा दिया, बाण बना दिया उसका या भाला बना दिया, इस तरह से। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों के का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब जैसे ये है, ये चित्र दिया है, इस चित्र में देखते हैं। तो ये जो है, ये जो दे रखा बाईं तरफ वाला, ये वाला, इसमें क्या है कि जो हमारे इंसान के जो खाने के योग्य जड़ है, हम जड़ भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, तो मतलब जो जड़ है, तो खाने योग्य जो जड़ है उसे खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ये वाला जो है, ये लेफ्ट में, और दूसरी साइड जो है ये तो बारीक चोंच वाला, ये वाला, ये बारीक चोंच वाला, ये वाला है। ये वाला किस लिए कि जानवरों की जो खाल होती थी, जानवरों की खाल से जो वो कपड़े
बनाते थे तो उनको सिलने के लिए, जैसे इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह से वो सिलते होंगे, जानवरों की खाल के बने हुए कपड़े। अब आगे है रहने की जगह निर्धारित करना। अब इसमें लिखा है, मानचित्र में दिया गया, मानचित्र दिखाऊंगा मैं अभी। लाल त्रिकोण मतलब जो रेड ट्राइंगल वाले स्थान वे पुरा स्थल है, मतलब पुराने स्थान है, पुराने स्थल हैं वो, जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। आखेटक और खाद्य संग्राहक जो थे उनके होने के प्रमाण मिले हैं, जो लाल त्रिकोण वाले हैं वो। अब मैं ये भी बता दूं, ये शब्द आया पुरा स्थल। पुरा स्थल क्या होता? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो इन चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो हमारे पुरा स्थल हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में जो है आगे के चैप्टर्स में और जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्या है, ये पुरा स्थल हैं जो रेड ट्राइंगल वाले हैं, जहां खाद्य संग्राहक और आखेटक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। इस मानचित्र में तो थोड़े से ही दिखाए गए हैं, देखो देखते हैं। ये मानचित्र है। इस मानचित्र में देखो, ये है मानचित्र है, और इसमें जो रेड ट्रायंगल हैं, रेड ट्रायंगल वाले देखो, ये भीमबेटका और नीचे है हुंसगी है, कुरनूल गुफाएं हैं, तो ये दे रखी हैं, ये रही। तो इसमें ये थोड़े से दिखा दिए हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। तो वो ढूंढते थे अच्छी जगह मिले, अच्छी जगह ढूंढते थे जहां पत्थर ठीक ठाक मिल जाएं उन्हें। जैसे ये है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, नक्काशी भी की है उन्होंने, कुछ पत्थर को काट काट के भी उन्होंने चित्र बनाए हैं। तो इस तरह से इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का चित्रण भी इसमें किया गया है। जैसे ये है भीमबेटका, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आग की खोज। मानचित्र में कुरनूल गुफा को ढूंढो। अभी कुरनूल गुफा हमने दिखाई थी, मानचित्र में नीचे की तरफ है कुरनूल गुफा। देखो ये नीचे की तरफ, ये कुरनूल गुफा है, ये वाली। और ये जो भीमबेटका वो बता रहा हूं मैं, इसका वो ध्यान रखना कि इनमें जो वो आदि मानव रहते थे वो किस वजह से, कि इनमें उनको शरण मिल जाती थी इन गुफाओं में। इन गुफाओं में एक तो उन्हें बारिश से, तेज हवाओं से, और सर्दी गर्मी, इस सभी से, मतलब जो कठोर मौसम है उससे भी उन्हें राहत मिल जाती थी वहाँ, और जंगली जानवरों से भी अपना बचाव कर लेते थे वो लोग। इस वजह से इन गुफाओं में वो रहते थे। अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो कुरनूल गुफाएं हैं वहाँ क्या मिला, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जब राख के अवशेष मिले तो इसका मतलब आग तो जलाई होगी उन्होंने, तो आग जलाना वो सीख गए थे।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, रोशनी करने के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये कई सारे वो हैं कि कई तरह से उसका उन्होंने उपयोग किया होगा। अब देखते हैं आगे, नाम और तिथियां, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो सबसे आरंभिक काल है उसको उन्होंने बोला पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष तक के बीच का जो है वो पुरापाषाण काल है। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आरंभिक, एक मध्य और एक उत्तर पुरापाषाण काल। एक तो आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। लगभग 99%, और इसके बाद तो केवल 1% मानो। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिसमें हमें पर्यावरण में जो चेंजेस आए हैं तो उसको हमने बोला है मेसोलिथ, मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक के बीच का माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इनको माइक्रोलिथ बोला है। मध्य पाषाण वाले उनको क्या बोला, मेसोलिथ। ये माइक्रोलिथ, ये नुकीले थे, बहुत छोटे थे, साइज में छोटे थे। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो ये कहानी थोड़ी पैरेलल चलती रही कुछ टाइम तक। ऐसा नहीं होता कि एक काल खत्म हुआ और दूसरा काल कि वो आज खत्म हुआ कल से वो शुरू हो गया। कुछ समय तक तो पैरेलल चलती है कहानी, और ये भी आगे पीछे रहता, कहीं किसी समय चेंज आए, कहीं किसी समय चेंज आए, ये भी होता है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। नवपाषाण युग उसको बोला जाता है। नवपाषाण का जो मतलब है, जो नवीन पाषाण। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। बदलती जलवायु, जो हमारी है बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले जो है जलवायु में बहुत चेंज आए थे। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए। जो लोग शिकार करते थे ना, वो भी इनके बाद ही आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली का
भोजन भी महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जो मछली है, मछली भी जो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ये जब उगने लगे तो उन्हें थोड़ी सी जानकारी हुई होगी कि ये हमारे खाने योग्य हैं, तो उन्होंने इनको बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कब ये अनाज पैदा होगा और किस जगह पैदा होगा। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, फिर तो वो किसान बन गए। जब उन्होंने इनके बारे में जान लिया कि ये अनाज कब पैदा होते हैं, कितने समय में पैदा होते हैं, किस किस स्थान पे पैदा होते हैं, कैसी मिट्टी में पैदा होते हैं, तो वो कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको इन्होंने पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जिसको सबसे पहले बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना इसको। जिसको सबसे पहले बनाया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, उन्हें अट्रैक्ट करने लगे कि वो हमारे घर की तरफ आए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे कि और जंगली जानवर हैं, शेर हैं, चीता है, इस तरह से वो जंगली जानवर इन पे अटैक ना करें, तो इनकी रक्षा करते थे वो लोग। और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, वो भी पशुपालक बन गए होंगे, पशुओं का पालन पोषण उन्होंने शुरू कर दिया होगा। अब यह है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं जो वो हैं पालतू। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं, उनका ये चयन करते हैं। जंगली अलग है, जंगली तो ऐसी जो पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये जो है पालतू है उनका चयन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते हैं जिनके दाने बड़े हों, बड़े दाने वाले अनाज के, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। उनकी डंठल जो है वो मजबूत होनी चाहिए, जो अनाज के भार को सह सके, नहीं तो वो डंठल टूट जाएगी तो क्या उस खेती को करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें, मतलब उनके गुण में कोई परिवर्तन ना हो। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, हिंसा ना करते हो, मारते ना हो। तो ऐसे जानवरों का चयन किया जाता है पालने के लिए और प्रजनन के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, ये जो है चित्र में, ये एक जंगली सुअर के और एक पालतू सुअर के दांत हैं,
तो कौन से जंगली के और कौन से पालतू के? सीधी सी बात है, जंगली वाले के बड़े होंगे। इसके आगे, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन या कुछ महीने या फिर कुछ साल तक भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार काटने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षित करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, इसलिए उसका भंडारण भी करने लगे। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और जमीन में गड्ढे वगैरह भी खोदे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। खाद्य भंडार क्यों है जानवर? जानवरों से हमें खाने पीने की वस्तुएं भी मिलती हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त होता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है दूध हमारा। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन है तो समझो हमने भोजन का भंडारण कर लिया। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि मानचित्र 2 में को देखना, इसमें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। और देखो नीले वर्ग दिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको पढ़ते हैं जरा। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूं, इसमें जो नीले कलर के वर्ग हैं, देखो ये मैप है हमारा, ये मैप है, ये नीले वर्ग ये रहे, ये नीले वर्ग हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो देखो ये कई जगह पे नीले वर्ग हैं, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये मेहरगढ़ ये वाला नीला वर्ग है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में ये वाला बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, आधुनिक कश्मीर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक क्या था? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि या तो ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे अनाज के दाने। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। अब इससे पहले तो हम ये लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, लेकिन अब स्थायी जीवन की ओर चले।
जो इनका था पहले स्थायी जीवन नहीं था, लेकिन स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़े ये। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, झोंपड़ियों के और घरों के निशान, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर, इसमें मैंने बताया था ना, उत्तर की तरफ ऊपर मैप में सबसे ऊपर जो हम नीले वर्ग देख रहे थे। कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे जो बनाते हैं उन्हें गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। सीढ़ियां थी, जमीन के अंदर गड्ढा, उसके अंदर रहते होंगे तो सर्दियों में उन्हें सुरक्षा मिलेगी, ठंड कम लगेगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं, अंदर भी और बाहर भी आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। वो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी खाना पकाते होंगे, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम वैसी जगह पे वो करते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इनकी धार को और ज़्यादा पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार किया जाता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब देखो, नवपाषाण युगीन औजार हैं ये है, ये है, ये है, ये है, ये कई सारे औजार हैं, तो इनको आप देख सकते हो। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से प्राप्त, अब देखते हैं, नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता होगा। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो जैसे ये है उसी युग का दिखाया गया कि इस तरह के मिले थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? नहीं, ये एक साथ नहीं आ सकते परिवर्तन। कहीं मानव कभी सभ्य हुआ होगा, कहीं कभी सभ्य हुआ होगा, इसमें अंतर रहा होगा। जलवायु का भी, आदमी की बुद्धि का विकास भी हर जगह अलग अलग तरीके से हुआ होगा, कहीं पहले कहीं बाद में। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। जहाँ तो खाद्य संग्रह कर रहे थे कुछ लोग, स्त्री पुरुष खाद्य संग्रह का काम अभी भी कर रहे थे, और कहीं कहीं उन्होंने पशुपालन और कृषि को भी शुरू कर दिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, जैसा मौसम ऐसी जीविका। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ मैंने दिखाया था, जो अभी हम देख रहे थे, स्क्वायर देख रहे थे ब्लू, तो उसमें लाल नीली जो वर्ग थे उनमें हमने मेहरगढ़ को भी देखा था। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़
संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, कुछ तो रहने के काम आते होंगे और कुछ भंडारण के लिए, अनाज का भंडारण है जैसे, और अन्य चीज़ें हैं खाद्य सामग्री, उसके भंडारण के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। वो कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। सही बात है, वो तो उन्होंने इसको रखा होगा कि मृतक के खाने के लिए। तो अब इसके आगे देखते हैं हम। थोड़ी इसमें दिक्कत आ गई है। इसके आगे देखते हैं। थोड़ी इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। देखो आगे देखते हैं हम। जैसे ये दिखाई गई है फ्रांस की। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले एक स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए गए होंगे। इनमें जानवरों के चित्र बने। इनमें जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इनमें क्या है, जो रंगों को भरा गया, देखो रंग कैसे। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर जाने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। तो मतलब ये है कि अनुष्ठान के लिए इनका वो करते होंगे उपयोग। अब ये तुर्की के बारे में बता रहे हैं। एटलस में तुर्की को देखना हमें दिखा दूंगा मैं आपको आगे किसी वीडियो में। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। धन्यवाद।